Hello children, in previous video I have explained the terms like sale return, export, voucher, discount, trade discount, cash discount, account meaning, books of account, entry, debit and credit. Today I will explain other terms like proprietor, receivable, payable, bill of exchange, bills receivable, bills payable, depreciation, cost of goods sold, bad debts, insolvent, solvent, book value, investment and entity. Children, I hope you all have understood these terms easily. So let's start other terms. First term is proprietor. Proprietor means owner. Is the person who makes the investment and bears all the risk and reward of the business. प्रोपराइटर मीन्स ऑनर कि जो भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है या जो भी उसको बिजनेस में फायदे हो रहे हैं या नुकसान हो रहा है वो उनको अकेला बियर करता है. अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको भी बियर प्रोपराइटर अकेला करेगा अगर वो सिंगल ओनर है अपने बिजनेस में. अगर पार्टनरशिप में है तो जितने भी पार्टनर है, जितने भी लोगों ने मिलकर के इन्वेस्टमेंट किया है, सभी अपने अपने फायदे को या नुकसान को वहां पर बियर करेंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इसी तरह से प्रोपराइटर इज अ ओनर हु इन्वेस्ट इन द मनी इन हिज बिजनेस, इन और हर बिजनेस, कि जो कोई भी आदमी अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम प्रोपराइटर ओनर कहते हैं. Is the person who makes the investment and bear all the risk and reward of the business. Next term is receivable. The term include the amount due from others and advance to say employee is receivable. रिसीवेबल का मतलब है जो चीज या जो कुछ भी सामान या जो कोई भी अमाउंट हमें मिल रही है उसे हम रिसीवेबल कहते हैं. द टर्म इंक्लूड्स द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, कि अगर कोई हमारी अमाउंट किसी दूसरे पर क्या थी, ड्यू थी, और वो हमें मिलेगी तो वो हमारा रिसीवेबल होगा. एग्जाम्पल एन एडवांस टू, कि कोई एडवांस, सपोज किसी फर्म में कोई ऑनर है, कोई एम्प्लॉय है, वो जॉब करता है और उसको आपने सैलरी एडवांस में पे की है तो ये रिसीवेबल होगी. रिसीवेबल सैलरी इन एडवांस. नेक्स्ट इज पेबल. द टर्म इंक्लूड्स द अमाउंट ड्यू टू अदर्स, अमाउंट रिसीव फॉर गुड्स टू बी सोल्ड. पेबल का मतलब है जो हमें पेमेंट करनी है. अगर हमारे ऊपर किसी की अमाउंट जो है ड्यू है और हम उसको पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पेबल. अमाउंट रिसीव फॉर गुड्स टू बी सोल्ड, हमने अगर किसी को कोई सामान बेचा है तो उसके बदले में जो हम पेमेंट करेंगे वो हमारी पेबल हो. नेक्स्ट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज, it is an unconditional order in writing given by the creditor to the debtor, accepted by him debtor to pay on demand or after certain period a certain sum of money to or to the order of a specified person और टू द बियरर. बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि जब कोई डेप्टर या क्रेडिटर के बीच में जो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो कभी कभी हम जो पेमेंट है वो हम प्रेजेंट में नहीं पे करते, हम उसके लिए क्या है कुछ जो है टाइम ड्यू कराते हैं. तो आफ्टर सम टाइम, कि अगर हमने अभी कोई सेल या परचेज की है, डेप्टर क्रेडिटर के साथ आपस में ट्रांजेक्शन हो रही है किसी चीज को खरीदने या बेचने के लिए, लेकिन हमने अभी उससे वहां पर जो पेमेंट पे करनी है उसके लिए जब हम उसको एक टाइम देते हैं और कहते हैं कि आफ्टर सम टाइम, कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हम उस पेमेंट को पे करेंगे. तो उस टाइम पर क्या होता है कि एक डेप्टर दूसरे क्रेडिटर के लिए एक बिल बनाता है, एक रिटर्न नोटिस तैयार करता है और जिसमें वो सारी डिटेल करता है कि ये सामान हमने किसको बेचा, किसने खरीदा, कब खरीदा, कितनी अमाउंट ड्यू होगी और कितना उसमें डिस्काउंट होगा. तो इन सभी डिटेल्स को हम एक पेपर में एक रिटर्न नोट की तरह तैयार करते हैं जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग. तो इसका मतलब वो कह रहा है कि एक इस तरह का पेपर नोट है जो एक ऑर्डर को दिखाता है कि जहां पर एक जो डेप्टर है वो अपने क्रेडिटर को कह रहा है कि ये मेरी तरफ से एक ऑर्डर है कि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 मंथ यू विल बी पे माई मनी, कि आप जो मेरा ऑर्डर है, जो मैं ये लेटर यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ उसके बिहाफ में, कि आप 1 और 2 मंथ का जितना भी ड्यूरिंग पीरियड है, जो ड्यू अमाउंट टाइम है, उस पर आपको मेरी जो अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी. इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग गिवन बाय द क्रेडिटर टू द डेप्टर, कि जो
क्रेडिटर की तरफ से किसको दी जा रही है, डेप्टर को। एक्सेप्टेड बाय हिम डेप्टर टू पे ऑन डिमांड, तो यहाँ पर जो डेप्टर है वो देने वाला है पैसे को, तो वहां पर जब हमने एक क्रेडिटर ने एक लेटर बना करके भेजा डेप्टर के पास और उसको लिखा कि ये रिटर्न नोटिस है कि 1 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद आप मेरा ये पैसा मुझे वापस करोगे, तो ये एक एविडेंस भी हुआ। एक्सेप्टेड बाय हिम, वहां पर अब उस लेटर को क्रेडिटर ने डेप्टर के पास भेजा और डेप्टर ने उसको रिसीव किया टू पे ऑन डिमांड, और उसने जो वहां पर लेटर आया उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि ठीक है ये पैसा मैं पे करूंगा आफ्टर सर्टेन पीरियड, जितना भी टाइम आपने ड्यू में लिया है, जितना 1 मंथ 6 मंथ, तो ये आफ्टर सर्टेन पीरियड डेप्टर विल बी पे ऑल द मनी अकॉर्डिंग टू द टाइम, अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जितना पैसा उसमें लिखा है, टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, किस स्पेशल पर्सन को या किसको देना है उसका नाम भी वहां पर मेंशन होगा, टू द बियरर। तो इस तरह से जब एक डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में एक ट्रांजेक्शन हो रही है अपने सेल और परचेज को लेकर के, और वहां पर एट प्रेजेंट टाइम पे कोई भी बैंक या कैश पेमेंट नहीं हुई और उसके लिए एक रिटर्न नोटिस प्रिपेयर किया कि आफ्टर सम टाइम डेप्टर विल पे ऑल द मनी अकॉर्डिंग टू द बिल, तो बिल के अकॉर्डिंग वो अपने जो भी ड्यू पेमेंट टाइम है उसके अकॉर्डिंग वो पैसा वापस करेगा, तो इस जो रिटर्न नोट है इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। बिल्स रिसीवेबल, अब हमने पहले पढ़ा कि बिल ऑफ एक्सचेंज कि जब डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में एक ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहां पर एक रिटर्न नोट प्रिपेयर हो रहा है क्रेडिटर की तरफ से डेप्टर के लिए, उसे हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, कि वहां पर एक के पास सामान गया और दूसरे के पास वो बिल भी गया। बिल रिसीवेबल, अब यहाँ पर जो डेप्टर है जिसने सामान को खरीदा है उसके पास जब बिल पहुंचेगा तो उसे हम कहेंगे बिल रिसीवेबल। इट मीन्स एक्सेप्टेंस, तो वहां पर जब उसको बिल रिसीव होगा तो वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा और वहां पर शो करेगा कि हाँ मुझे वो बिल रिसीव हो चुका है और उस बिल के अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स और कंडीशंस है वो उसके लिए मैं अग्री हूं, और आफ्टर सम टाइम जो भी मेरा ड्यू टाइम है उसके बाद मैं उस टाइम पर जो पेमेंट है वो मेरी क्लियर हो जाएगी। इट मीन्स एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज बाय अ डेप्टर द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव ऑन द स्पेसिफाइड डेट, कि जो भी टर्म और कंडीशन उसमें लिखी है आई एम एग्री विद दैट और मैं उसके साथ एग्री हूं, और जो भी मेरा ड्यू टाइम है उस पर मेरे जो भी बिल है वो मैं क्या करूंगा, पे करूंगा, उसके लिए बिल मुझे रिसीव हो चुका है। Bills payable. It means acceptance bill of exchange the amount of which will be payable on specified date. तो यहाँ पर जो पे कर रहा है उसको हम कहेंगे बिल्स पेबल। एक आदमी ने जो क्रेडिटर है उसने बिल पे कर दिया है, बिल दे चुका है, और जो वहां पर बिल पे रिसीवेबल है उसको वो बिल मिल चुका है। द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल, कि किस डेट पर अमाउंट को पे करना है, द स्पेसिफाइड डेट, वो डेट भी उसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट इज डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन मीन्स रिडक्शन, किसी चीज का धीरे धीरे घटना एक पर्टिकुलर टाइम के साथ और एक पर्टिकुलर अमाउंट में, उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, कि किसी भी एसेट का लगातार कम होते चले जाना, उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। बिकॉज ऑफ यूसेज, जितना ज्यादा आप किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे धीरे धीरे वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, जिसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। विद पासेज ऑफ टाइम, तो यहाँ पर टाइम के साथ साथ उस एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, फॉल हो रही है, और जिसे हम डेप्रिशिएशन कह रहे हैं। ऑब्सोलेंसेस का मतलब अगर कोई नुकसान होता है, और एक्सीडेंट, अगर कोई सडन मिस हैपनिंग हो जाती है। सपोज मैंने एक हमने एक सोफा सेट खरीदा। एक सोफा सेट को खरीदने के लिए जब हमने इसको खरीदा तो 20,000 मैंने इसको पे किया। अब वहां पर 20,000 की बदले में हमने एक फर्नीचर जो हमारी एसेट बन चुकी है, हमारे एक लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी, हमने उसको खरीदा। उसके बाद इसको खरीदने के बाद अगर सपोज 5 ईयर तक कंटिन्यू हमने उसको यूज किया, हमने आराम किया, हम बैठे उस पर लगातार 5 साल तक हमने इसको यूज किया, अब वो पुराना हो चुका है, वो कहीं कहीं से जो उसके थ्रेड वगैरह है वो निकल चुके हैं, या उसकी जो शाइनिंग थी वो ऐसी नहीं रही, तो 5 साल तक हमने उसको जब लगातार यूज किया तो आज उसकी वैल्यू जो है वो कम हो चुकी है। अब इसके बाद सपोज मैं 5 ईयर के बाद मेरा मन है कि अब मैं ये बहुत पुराना हो गया, चलो उसको भेज देते हैं, ठीक है, और हमें वहां से कुछ रिकवरी हो, तो
20,000 का सोफा जब मैंने बिफोर 5 ईयर वो खरीदा था, आफ्टर 5 ईयर मैंने जब उसकी रीसेल वैल्यू निकाली और मैंने किसी कस्टमर को दिखाया कि भाई मुझे ये सोफा बेचना है, या मैंने किसी वहाँ पर शॉपकीपर से जो फर्नीचर बनाने वाले हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मैडम ये तो 5,000 में ही सेल होगा। तो इसका मतलब 15,000 की जो वैल्यू थी उस एसेट की वो आप यूज कर चुके। कैसे यूज किया आपने? आपने उसको रेगुलर यूज किया, उसको यूज करते रहे रेगुलर टाइम पर। इस वजह से उसकी जो उसकी एक क्या बोलते हैं यूटिलिटी थी वो धीरे धीरे कम हो गई, और आफ्टर 5 ईयर उसकी वैल्यू जो बची है रिमेन वो केवल 5,000 की है। तो इसी चीज को जब किसी भी एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है हमारे उसके यूज करने के साथ साथ, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है कि किसी भी गुड्स को या सर्विस को जितने अमाउंट पर हमने सेल किया है उसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड, कि जिस कीमत पर किसी सामान को या किसी सर्विस को बेचा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नाउ बैड डेब्ट्स, it is the amount that has become irrecoverable. It is a business loss is debited to profit and loss account. Bad debts का मतलब है कि हमारे बुरे देनदार, कि सपोज मैंने किसी को कोई सामान बेचा और उसके बाद उससे हमें पैसा मिल ही नहीं रहा है, उसने हमें पहले 1 मंथ कहा, फिर 6 मंथ कहा, फिर 1 ईयर हो गया, तो इस तरह से जो टाइम था वो बढ़ता चला गया, लेकिन हमारी जो पेमेंट थी वो वापस नहीं हुई। तो जब ऐसे आदमी, इस तरह के जो लोग हैं या इस तरह की जो ट्रांजैक्शन हमारी होती है अकाउंट में, उन्हें हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो सपोज आपको 1 साल तक आपने जो सामान बेचा किसी को, आपको किसी को पेमेंट आपकी आनी थी वो नहीं आई, और आपने उसको 1 ईयर तक उसका इंतजार किया, वेट किया, जबकि आपकी टाइमिंग ड्यू थी 1 मंथ की, 6 मंथ की या 8 मंथ की, लेकिन होल द ईयर, पूरे साल तक पैसा आपको वापस नहीं मिला। तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को या उन सभी लोगों को हम क्या फिर डिक्लेयर करते हैं लास्ट मोमेंट पे 31 मार्च को, दीज आर द बैड डेट्स बिकॉज दे आर नॉट रिटर्न द मनी, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम वो कह रहे हैं कि बैड डेट्स हैं ये हमारे बुरे देनदार हैं और हमें पैसा वापस नहीं दे रहे। जिससे क्या होता है कि हमें बिजनेस में लॉस होता है, क्योंकि हमें पैसा वापस नहीं मिला तो हमारा बिजनेस में लॉस हुआ। इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो जब भी हमारी डेबिट साइड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हम अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को मेंशन करते हैं। तो जब हमारा कोई बैड डेब्ट्स क्रिएट होगा तो वो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन किया जाएगा एज अ लॉस। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट। इंसॉल्वेंट का मतलब है बेईमान, कि जैसे कोई भी आदमी या कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जो पैसा वापस देने की पोजीशन में नहीं है, दैट इज कॉल्ड द इंसॉल्वेंट। कि जिसके साथ भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई और वो पोजीशन में नहीं है, मतलब वो पैसा तो देना चाहता है लेकिन वो पोजीशन में नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसे हम इन अकाउंट टर्म्स में इंसॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट। सॉल्वेंट वो है जो हमें पोजीशन में है, या कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो पोजीशन में है और हमारी पेमेंट को पे कर देगी या पे कर सकती है, पोजीशन है उसकी, उस कंडीशन में वो है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। एंटिटी। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट which performs economic activities like Bajaj Auto, Maruti, Tisco। एंटिटी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कि इकोनॉमिक यूनिट, की जहां पर एक इकोनॉमिक यूनिट जो परफॉर्म कर रही है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रही है मार्केट में, जो उसने पोजीशन बनाई है, तो हर एक आदमी की अपनी क्या है, एंटिटी है। जैसे बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को, तो दीज आर द एग्जाम्पल। कि एंटिटी का मतलब है उसकी आइडेंटिफिकेशन। उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? उसके प्रोडक्ट से और उसकी परफॉर्मेंस से, जो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लगातार मार्केट में हो रही है। सो चिल्ड्रन, टुडे आई हैव कंप्लीट your chapter first, introduction to accounting. In this chapter I have explained the meaning of accounting with process, history of accounting, economic event, identification, measurement, recording, communication, accounting process also, accounting as a source of information,
financial accounting, cost accounting, management accounting. Next is maintenance of record, objective of accounting, calculation of profit and loss, depiction. These terms I have explained in your chapter first. Basic terms in accounting already I have explained, like entity, transaction, assets. This is a circle in your NCERT book. Liabilities, capital, sales, revenues, expenses, expenditure, profit, gain, loss, discount, voucher, goods, drawings, purchases, stock, debtors, creditor. Already I have explained this numerical question in your previous video. So I hope you will understood. So today I have completed this chapter. Now you will do these terms in your notebook, and I am very happy you have do your work in your notebook regularly. So keep it up, children, and do your work as well as regular. So take care. Goodbye.